तो यहाँ पर हम जो है वो चैप्टर 3 जो है फर्स्ट ईयर का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर जो है वो केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर 3 है, तो 1 घंटे का लेक्चर है यहाँ पर मैं डिलीवर करूँगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 क्वेश्चन 2 टॉपिक पर जो है वो फोकस किया गया है। तो एक हमने इस पर फोकस किया, शुरू में जो MCQs आएंगे वो आपके क्वांटम नंबर्स के आएंगे, और इसके साथ जो आगे जो MCQs आएंगे तकरीबन 15-20 MCQs के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आएंगे। तो 2 तरह के MCQs यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, जिसकी प्रैक्टिस आज हम क्लास में करेंगे। तो ये हमारे पास क्वांटम नंबर है और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 है, ठीक है। तो शुरू में क्वांटम नंबर के MCQs आएंगे, तो आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होता है। तो फर्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट करें आज, कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज़ रिलेटेड टू डैश। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल n से शो करते हैं, तो वो हमें जो है वो साइज़ बताता है ऑर्बिट का, नंबर ऑफ शेल या साइज़ ऑफ ऑर्बिट बताता है। तो इस तरह के आसान क्वेश्चन हैं जो पेपर में, ये सब पास पेपर के ही होते हैं, ठीक है। तो ईयर नहीं मेंशन होता, बट ये है पास पेपर के सारे, क्योंकि जब मैं जहाँ से मैं उसको लेता हूँ वहाँ पे पास उसमें मेंशन नहीं होता, लेकिन ठीक है। तो ये फर्स्ट का ऑप्शन हमारे पास ए आ जाएगा, साइज ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही बता रहे हैं आप, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर्स हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश। क्वांटम नंबर ये सब बताते हैं, सब बता सकते हैं सिवाय इसके। ए आयनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। क्वांटम नंबर में स्मॉल n जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, अगर वो हमें पता लग जाता है स्मॉल n, तो सूरत में जो है हम वो उसका जो है वो पीरियड बता सकते हैं, किस पीरियड का एलिमेंट है। इसी तरह से अगर हमें ब्लॉक पता लग जाता है तो फिर हम उसकी वैलेंसी भी बता सकते हैं। लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन पता लग जाते हैं तो फिर हम उसका ग्रुप भी बता सकते हैं। सिर्फ जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता क्वांटम नंबर की वजह से, ठीक है। तो उसका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सही है। तो सो फार सो गुड, यू आर गोइंग गुड। इसी तरह से सारे सही बताएं। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। यस, सही है अनस, राइट। तो किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 2n²। n में यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू रखेंगे, वॉट एवर कोई भी वैल्यू रखेंगे। जैसे फर्स्ट शेल के निकालना है तो करा होगा आपने, 9 क्लास में करते हैं ये, ठीक है ना। तो ये 2n² है, अनस ने सही बताया था, लाइक कि n की वैल्यू अगर हमारे पास अगर 1 अगर हम हो जाए, के शेल की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n² के लिहाज से 2 × 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सेकंड शेल की बात करेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। थर्ड शेल की बात कर लें तो ये हमारे पास 2 × 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फोर्थ शेल की बात कर लें तो 2 × 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अगर आपको ये बताना है कि शेल में, किसी ऑर्बिट में या शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये 2n² का फार्मूला होता है। और मल्टीपल बहुत सारे फार्मूले मैंने आपको बताए हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो ये तो बहुत कम ही आते हैं 2n² वाला, ज़्यादातर इससे मुश्किल वाले आते हैं जिसमें सब शेल के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका तो सी ऑप्शन देख लें कि सी ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। तो 9 में पढ़ा होगा, बोहर ने बताया था इसको, दिस इज़ बोहर्स फार्मूला, ठीक है। नील्स बोहर का काम था, उसने 2n² का फार्मूला दिया था। मसला किसी को सही समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है, द लेटर्स S, P, D and F आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट विच क्वांटम नंबर। S, P, D, F से हमें कौन से क्वांटम नंबर का अंदाजा होता है? हाँ, सी ऑप्शन, यस, ठीक है, सी ऑप्शन, दैट्स एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर हमारा SPDF से बता रहा होता है, जो कि आपको पता है एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल l से शो करते हैं, इसमें S के लिए l की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और F के लिए हमारे पास जो है l की वैल्यू 3 होती है। तो ये 0 से लेकर 3 तक एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। ये हमें ये बता रहा होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो SPDF में से कौन से सब शेल के अंदर या सब एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद है, ठीक है। फिर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिट के बारे में आइडिया देता है, वैसे ही एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको सब शेल, सब ऑर्बिट के बारे में या सब एनर्जी लेवल के बारे में आइडिया देता है, सही है।
तो दैट्स अ बेसिक MCQs। सो फार बहुत आसान MCQs हैं, ऐसा ऐसा मुश्किल आएंगे आगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एजिमुथल क्वांटम नंबर? ऑल ऑफ दिस यस सही है, ऑल ऑफ दिस करेक्ट है, क्योंकि इसको स्मॉल एल से भी शो करते हैं, ये शेप भी बताता है आपको ऑर्बिटल का, और ये आपको सबशेल को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, SPDF को, जो भी मैंने बताया। तो इसका ऑल ऑफ दिस हो गया, ये ठीक है, ऑल ऑफ दिस हमारे पास ये यहाँ पर हो जाएगा, तो कि ये ईजी है, सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ना, क्रोमियम एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव 0 एजिमुथल क्वांटम नंबर? क्रोमियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा? मतलब S सबशेल ढूंढना है कि S सबशेल 0, मतलब L = 0 से मुराद क्या हो गया कि आपका S सबशेल देखना है ना। पहले तो S सबशेल कितने हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर मैं क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? क्या 24 होता है? इसमें जो है वो हमारी एक्सेप्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रूल अप्लाई हो रही होती है, पता है ना सबको। तो मैं कर लेता हूँ, आपको करना आता है, मैं सपोज करता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होता है वैसे तो, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s1 3d5 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि S हमें यहाँ पर कहाँ मिल जाए 0 क्वांटम नंबर, एक यहाँ पर S मिल रहा है, कि यहाँ पर S मिल रहा है, कि यहाँ पर S मिल रहा है, कि यहाँ पर S मिल रहा है। और सबके इलेक्ट्रॉन्स का काउंट अगर हम कर लें तो ये 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है जिनका एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 है। ऐसा ही है, समझ में कैसे निकाला मैंने? तो देखो हमारा आंसर 7 आ जाएगा। समझ में कैसे निकाला है? लाइट्स अ पीस ऑफ की। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपके लिए कुछ भी MCQs कुछ भी नहीं है ना, दे आर सो ईजी। तो मानने में होता है कभी कि यार पता नहीं कैसे हो, हर MCQs को सॉल्व करने की कहानी होती है, एक तरीका होता है, वो तरीका आप फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। याद नहीं करेंगे कि उसका 0, क्या पता बोलेगा 1 क्वांटम नंबर कितने का, अब तो रट्टा फेल हो गया आपका, अब कुछ और होगा। फिर P को ढूंढेंगे, क्या बोला 2 क्वांटम नंबर किसका है एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो फिर हम D को ढूंढेंगे। तो वो तो अब आप मल्टीपल सवाल इसके अंदर से निकालें, सिंपल सी बात। अगर आया पास पेपर में यही है, बट चेंज भी तो कर सकते हैं, थोड़ी ना एग्जैक्ट उठा के ही डालें आपके पास। डॉक्टर बन रहे हो भाई, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए उनके नज़दीक, वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि भाई एक बच्चा डॉक्टर बनने वाला है, उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो ये सब थोड़ा घुमा फिरा सवाल कर सके, क्योंकि बहुत पेचीदा केसेस सॉल्व करना उसको जाकर हॉस्पिटल में, जब उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, जान बचानी होगी, ये बहुत मुश्किल बातें होंगी इससे। यहाँ तो कुछ नहीं है, जान बचाना थोड़ी ना किसी की यहाँ पर आपको बैठ के, तो ये तो आसान काम कर रहे हैं, आगे जाकर आपको मुश्किल काम करना है, तो उसके लिए तैयार पहले से रहेंगे ना, तो इसलिए मुश्किल सवाल आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन एन एटम इक्वल्स टू 4, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ द एंगुलर और एजिमुथल क्वांटम नंबर आर पॉसिबल? अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक एटम का 4 है तो बताएं उसमें एजिमुथल क्वांटम नंबर कितने पॉसिबल होंगे? तो बड़ा आसान सवाल है, दैट्स रियली इजी। ये हमें पता है कि n = अगर 1 होता है तो उसमें सिर्फ S होता है ना भाई, पता है सबको ये, और n = 2 होता है तो उसमें S और P दोनों होता है, n = 3 होता है तो उसके अंदर S P D तीनों होता है, और n = 4 जब होता है तो उसमें S P D F ये चारों सब शेल्स पाए जाते हैं। 4 हो जाएगा, दैट्स इट, क्योंकि 4 एजिमुथल क्वांटम नंबर पॉसिबल होगा ना बेटा। लिख देता हूँ, चलो 0 1 2 3 यही 4 पॉसिबल होंगे, ऐसा ही है। देखो आंसर 4 आएगा, सही है, ईजी। अभी तक मुश्किल MCQs आए ही नहीं है, जब आएंगे तो फिर हम देखते हैं, ठीक है। जबकि ये सब पास पेपर है लेकिन आसान है। आसान इसलिए भी है कि टॉपिकल चल रहा है तो टॉपिकल चीज़ें आसान होती हैं, रैंडम आता है तो मुश्किल होती है। चलो भाई, नेक्स्ट है द फॉर्मूला यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। सब शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? SPDF। जैसे हम कहते हैं ना कि S में हमारे पास S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये नंबर किस फॉर्मूले से आ रहा है? कि S में 2 और फिर P में 6, फिर D में 10, फिर F में 14। इसे में रख कर भी देख सकते हैं आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि S की वैल्यू 2 है, इसी को रख कर देख लेते हैं, इस फॉर्मूले में रख कर देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय, अब L की वैल्यू इसके लिए 0 हो जाएगी +1, तो ये हो जाएगा 2 × 1, ये हो जाएगा 2। बाकी नहीं चेक करेंगे, बाकी आप वहाँ पर रखें, यहाँ पर अगर रखें 2 वैल्यू यहाँ पर N की
L की वैल्यू 0 रखें तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई पे 0 + 1, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। सिंपल से बात है, रख के देख लो भाई, फॉर्मूला रखने की जरूरत थोड़ी ना है। 2 इंटू 0 + 1, अच्छा ये 1 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सिंपल, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 + 2, अच्छा ये 2 आ रहा है, तो डी भी तो हो सकता है सर, डी भी तो हो सकता है। तो हम फिर अब क्या करें, हम पी में रखकर चेक करते हैं दोनों को। यहाँ पर हम पी के लिए रखें तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, तो 2 इंटू 3 हो गया, ये 6 आ गया, सेट है। क्या बात है, ये भी उतना ही आ जाए, चेक कर लेते हैं। तो पी के लिए रखेंगे तो 2 इंटू 1 + 2, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 आ जाएगा, तो क्या आ गया 4, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। तो 2 इंटू 2 + 1 ये हमारे पास क्या फार्मूला आता है, अगर मैं सब शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने कितने हैं। तो अब इसमें अगर आप 3 रखोगे या 2 रखोगे तो फिर 10 आ जाएगा, और 3 रखोगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 14 आ जाएगा। तो 2n² होता है शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के लिए, और 2 इंटू 2l + 1 होता है सब शेल के अंदर या सब ऑर्बिट के अंदर, सब एनर्जी लेवल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए। और अगर सिर्फ ऑर्बिटल पूछता है, बताओ कितना ऑर्बिटल है एक सब शेल के अंदर, कितना ओरिएंटेशन है, तो बस इतना ही होता है 2l + 1, इतना ओरिएंटेशन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी यहीं से आ जाता है, पता है आपको ये बात, सही है। तो इसका हम देख सकते हैं ए ऑप्शन ही होना चाहिए, इसका मतलब है, ठीक है। तो मसला तो ये नहीं पता था आपको, तो आप इसको याद रखें। आंसर क्यों आता है ना बेटा, इस पर फोकस करना चाहिए। आंसर ये है तो ये तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, ये आपको क्विजेज ऑनलाइन हज़ारों पड़ी हुई हैं, लिंक खोलो क्विज सॉल्व करो, लेकिन उसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, लाइक ना कि उसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। Which of the following quantum number tells about orientation of an atomic orbital? Easy, क्या स्पिन, मैग्नेटिक ना भाई, मैग्नेटिक आपको ओरिएंटेशन बताएगा ना, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सी ऑप्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर आपको स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। नेक्स्ट है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज दैट कंटेन सेम डैश। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, जैसे आप ये बनाते हैं पी सब शेल को जब आप तोड़ते हैं px py pz में, सो दीज आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, यही होता है ना डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब जो डीजेनरेट, इन सब की चीज़ें कौन सी चीज़ें इनमें सेम होती हैं, देखो वेव फंक्शन तो इसमें नहीं होता है, ओरिएंटेशन अलग होती है। शेप जो है ना, शेप तो डम्बेल होता है, जाहिर सी बात है तीनों का, px py pz है, तीनों का डम्बेल शेप होगा, लाइक डुगडुगी टाइप का शेप होगा, लेकिन जो है वो उसमें ओरिएंटेशंस अलग अलग होती हैं। एनर्जी भी वैसे सेम होती है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की। आई थिंक यहाँ पर दोनों करेक्ट होने चाहिए, चूँकि ये px है, ये py है, ये pz है, तो ओरिएंटेशंस अलग है, शेप हम कहते हैं डम्बेल ही है तीनों का, तो एनर्जी भी सेम होती है इन तीनों की डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ सी और डी दोनों करेक्ट है। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ क्या है, शायद एनर्जी इसका आंसर होगा। एनर्जी है, वैसे शेप भी हो सकता था, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल से ही होता है ना भाई, जो हमारे पास px py pz डिफरेंट फॉर्म्स में टूटते हैं, तो उनका सेम शेप में ब्रेक हो रहे होते हैं, तो शेप भी सेम होती है, एनर्जी भी सेम होती है, तो उसको करेक्ट कर लें आप। ये वाला MCQ आ गया, ठीक है। समझ में आ गई बात कि आपके पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि शेप नहीं होता सर से इस चीज़ की। मेरे पास सुनिए, जितना मैंने पढ़ा है मेरे लिए ऐसा तो ऐसा नहीं है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा तो आप बता दें। सर बोलता नामुमकिन सर, हम कैसे बताएंगे, आप ही नहीं बता रहे, तो हम यार थोड़ी ना बैठे होते हैं, इतना पता होता तो घर बैठ के तैयारी कर लेते। ओके चलो सी ही लगा लो फिर भाई, फिर बहस ख़त्म। ओके, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सब लेवल इज़ गिवन बाय द फार्मूला। एक सब एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमें कैसे पता लगेगा, मतलब सब एनर्जी लेवल से मुराद S P D F। S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 होता है,
डी में 5 होता है, एफ में 7 होता है, ऐसे ही होता है ना। देखिए इस फॉर्मूले से पता लगता है, ये बड़ा आसान है। ये मैंने बताया था भाई, ओरिएंटेशन ही बात हो जाती है इसके अंदर। तो कैसे किस फॉर्मूले से पता लगता है, पता है, डायरेक्ट बता सकते हो, n² से। आप रख के भी देख सकते हो यार। अब s की वैल्यू 1 आ रही है ना भाई, 1357 आप रख लेना सब में, मतलब फॉर्मूले के लिहाज से, l की वैल्यू के लिहाज से। वैसे वहाँ पर l, c और d तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी n वैल्यू तो होती ही नहीं है। या तो a होगा या तो b होगा। इसमें भी a हमने पढ़ा है कि ये सब लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। s में 2, p में 6, d में 10, f में 14, तो फिर b ही बचा। भले कुछ भी लिखा हो अलम शलम इसके अंदर, बट b ही है, जो बाकी हो ही नहीं सकता। अब कॉन्सेप्चुअली भी कैसे, बिना अप्लाई किए फार्मूला, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका आधा होगा ना भाई ऑर्बिटल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ऑर्बिटल तो 3 बनेगा ना उसके अंदर, तो उसका 2 मल्टीप्लाई, ये 2 हटा दो यहाँ से, हो गया। अब रख के देख लो सारी l की वैल्यू, सही आ जाएगा ना भाई, दैट्स इट। तो ये क्या फार्मूला है हमारे पास, 2l+1 कि सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं या कितने ओरिएंटेशन होते हैं। इसी को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू इसी से निकलती है ना भाई, चार्ट बनता है पूरा। तो 2l+1 हो जाएगा, सही है, समझ में आ रही बात। ऐसे ही बहुत तरीके से एक सवाल मैं आपको समझा सकता हूँ, 10 तरीके मेरे पास हैं, बस आप जैसे समझ जाओ। तो इतना आसान सवाल है कि यार इसको हम अलग अलग तरह से समझ सकते हैं। हम मुश्किल जहाँ पर आता है तो वो फिर एक ही तरीका होता है उसको समझाने का, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When l equal to 2 the number of possible orbitals in subshell is, थोड़ा आगे कर लो उसको, आगे कर लो आप, इसको जाएंगे कैसे। लो चलो शुक्र है, पिलाना नहीं भाई इसको। ओके, When l equal to 2 the number of possible orbital in subshell, जब l की वैल्यू 2 होगी तो सब शेल में कितने पॉसिबल ऑर्बिटल हमारे पास आएंगे। l की वैल्यू 2 होगी तो कौन सा सब शेल हमारे पास होगा, s, p, d, f, क्या होगा, d होगा। तो d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। नहीं पता सबको, बताना पड़ेगा कौन कौन सा ऑर्बिटल है, याद रखें, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y², dz², ऐसे ही होता है ना सारे ये। These are the 5 orbitals in D सबशेल। और इसके अंदर जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ते हैं रिगार्डिंग द कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो उसके अंदर ये हमारे पास जो आता है, दिस इज़ लाइक T2g ऑर्बिटल होता है ना ये, और ये हमारा Eg ऑर्बिटल बन जाता है। फिर इसके बीच ट्रांजिशन होती है जिसकी वजह से कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं कौन, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लाइक कॉपर वगैरह बहुत सारे, ठीक है, समझ आती बात। ऐसे ही होता है ना, इसका ऑप्शन बी होगा। सेकेंडरी की बुक इस साल चेंज हो गई है, लेकिन आपका न्यू बुक से नहीं आएगा, आपकी ओल्ड बुक से ही आएगा, सिंपल सी बात है, आपका टेस्ट अभी है। बुक चेंज हुई, कंटेंट्स वगैरह आए हैं, चैप्टर उसमें 12 हो गए नहीं, लाइक फर्स्ट टाइम में चैप्टर 12 तक था तो 13 से लेकर आगे आ गए। और काफ़ी मुश्किल बुक है क्योंकि पूरा फेडरल बुक उन्होंने छाप दिया उठा के स्टार्ट टू एंड। फेडरल की स्पेक्ट्रोस्कोपी भी डाल दिया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी डाल दिया, बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं। और फेडरल की तरह उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और ट्रांजिशन, बस ये 2 चैप्टर ऑर्गेनिक में बना दिए। जो फेडरल में जैसा करता है ना, कोई SPD ब्लॉक अलग अलग नहीं किया, एक ही चैप्टर में SPD सारा आ गया और सिर्फ ट्रेंड्स आ जाएंगे उसके अंदर, वो सारी इंडस्ट्री वगैरह सब खत्म कर दिए, जो फेडरल में जैसा होता है वैसा कर दिया ओवरऑल। तो ये है कि नस्ट के लिए जो बच्चे ट्राई करेंगे उनके लिए आसान हो जाएगा, नस्ट में अप्लाई करना अब आसान हो जाएगा कराची वालों के लिए, इस साल इंटर करेंगे सेकेंड ईयर, क्योंकि फिर उनका फेडरल फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा और सेकंड ईयर में भी। आप लोगों को तो दोनों साल नहीं पढ़ा हुआ, तो उनको फिर MD कैट में मसला भी नहीं आएगा कि सर फेडरल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो उनका तो फेडरल ही बुक है पूरी A to Z। तो ये एक बेनिफिट है एक तरह से बच्चों को, मैं ये बता दूँ, नुकसान नहीं है, ये फ़ायदा है आपका। लेकिन आपको ओल्ड बुक से आएगा, आप परेशान मत हो। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय, एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ये किस फॉर्मूले से पता लगेगा। देखो इसको भी आसान तरीके से बता सकते हैं, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले ही हमें पता है, वो क्या हो जाता है 2n², ऐसे ही होता है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके आधे ऑर्बिटल होंगे ना भाई, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ज़्यादा कहानी करने की जरूरत ही नहीं है, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या 2 कट गया, तो क्या आंसर आया, n² आया। अब इस n² में आप रखोगे ना वैल्यू, तो आपको चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाएंगी।
कैसे? देखो जैसे मिसाल के तौर पे फर्स्ट शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 का स्क्वायर एक ही होता है s। सेकंड में कितने होते हैं, 2 का स्क्वायर, ये इतना हो गया 4। सेकंड शेल में s भी होता है, फिर px py pz 3 ऑर्बिटल और होते हैं, तो 4 हो गए। अब n की वैल्यू अगर 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, एक s का, 3 p का और 5 d का, तो मतलब हो गया 9। नहीं हुए, बस ये पता, हाफ कर दिया, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये थोड़ी ना कि उसको रट्टा मारे बैठ, मतलब इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं तो इसका हाफ, इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वो हो गया, ऑर्बिटल हो गया। चूंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऐसे ही है ना भाई, जो वोल्फगैंग पॉली ने पेश किया था। तो मसला आसान है ना भाई, मुश्किल नहीं है भाई, कोई ईजी चीज़ है। बस ये कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ समझते जाओ। ये आया था पीछे पास पेपर में, कराया मैंने सवाल, आप बता दें। प्लस हाफ माइनस हाफ जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है वो किसको शो करता है? ये कराया हुआ है मेरा, बताएं। हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, बेहतरीन। चौथी बार लेक्चर दे रहा और तुम लोगों को पता ही कुछ नहीं है, बहुत बेहतरीन। ये पढ़ाया हुआ है मेरा भाई, पढ़ाया हुआ है मेरा, ये मैंने बताया था और ये साफ अल्फाज में बताया था कि प्लस हाफ माइनस हाफ का मतलब किसी एक का मतलब प्लस, किसी एक का मतलब क्लॉकवाइज और किसी एक का मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। प्लस हाफ माइनस हाफ का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट है बस। आप किसी एक को हम प्लस हाफ और किसी एक को माइनस हाफ नहीं देते हैं। कोई एनालॉग इसके अंदर नहीं है, कोई एनालॉग से मराद होता है, कोई पैटर्न इसके अंदर नहीं है, एनालॉजी कोई इसके अंदर नहीं बनेगी। कि पैटर्न फिक्स नहीं है कि प्लस हाफ क्लॉकवाइज होगा और या माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ऐसा किसी किताब में लिखा रहेगा, ना गूगल करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। समझ गए? तो ये सारे बच्चों ने गलत बताया, जबकि क्लास में कराई हुई चीज़ें यार। ये तो चैप्टर अभी 4 चैप्टर से तो आगे बढ़े ही नहीं है, 6 चल रहा है, तो 7 8 पता नहीं कैसे करोगे। शुरू में चौथा लेक्चर है यार ये इसका। मैं सोच रहा था यार कराऊँ नहीं इसको, कुछ और कराओ, ये तुम लोगों को ये भी नहीं आ रहा। तो जो चीज़ 4 बार लेक्चर लिया वो नहीं आ रहा, तो एक लेक्चर का खाक तुम लोग करके आओगे, कुछ भी नहीं करके आओगे। फिर वही बात है, दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये है वो रह जाती है। अब उन्हें पैसा जमा किया होगा कहीं पे किसी और काम के लिए, प्लॉट लेने के लिए, वो तुम्हारी तालीम में लगेगा, यही होगा और क्या होगा। तो बेकार है ना फिर ऐसे पैसे, और क्या है। पढ़ लो यार, पढ़ के सही जगह लो एडमिशन। केमिस्ट्री इतनी आसान सवाल तुम लोग नहीं जवाब दे पा रहे हो यार, जो पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट बताओ, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रुबीडियम एटम। रुबीडियम एटम Z = 37 एटॉमिक नंबर इसका। आप बताओ इसके करेक्ट सेट 4 क्वांटम नंबर, इसके करेक्ट कौन से होंगे? देखो 4 क्वांटम नंबर सरात L N L M S। रुबीडियम 37 है, आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लपेट दो, ठीक है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 30 हो गया, 30 हो गया भाई। 4s2 के बाद क्या आएगा? 4s2 3d10, सही है। सॉरी, अब यहाँ पर हुआ हमारे पास 30, 3d10 के बाद 4p 4p6, उसके बाद 5s1 हो गया 37, हो गया 37। अब यहाँ पर चेक कर लो कि n की वैल्यू 5 तो आ रही है पूरी कोने में, l की वैल्यू 0 भी आ रही है इसके अंदर क्योंकि s है यहाँ पर, m की वैल्यू 0 भी आ रही है चूँकि s है, प्लस हाफ तो आ ही रहा होगा चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोनों तरह के लगे हुए हैं। n की वैल्यू 5 आ रही है, मतलब किसी एक ऑर्बिटल के लिए शायद ये कह रहे हैं ना, आई थिंक, वरना तो सारे सही हो जाएंगे आई थिंक। किसी एक ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0। ये देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये ऑप्शन के लिए n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है और प्लस हाफ आपके पास इसका हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर हो सकता है। तो ये तो ए ऑप्शन हो गया, तो ये तो करेक्ट सेट आ गया आई थिंक सो। पहले और देख लेते हैं, मतलब क्या पता ये करेक्ट हो, बाकी और दिखाता हूँ मैं आपको। सही है, करेक्ट है। अब देखते हैं बी कैसे नहीं है। n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 1, मतलब p ऑर्बिटल 5p तो है ही नहीं, ख़त्म, कट गया। 5p कट गया, हाँ 5s है, लेकिन 5s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता ना, 0 ही सिर्फ होती है, दैट्स वाई ये करेक्ट। समझ गए? करेक्ट सेट निकाले थे 4 के। तो आखिरी जो आई थिंक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही पूछा था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यही है ना भाई, मतलब सारा देखने की जरूरत भी नहीं थी, मतलब 5s की देखनी थी ना भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 सेट क्वांटम नंबर के ये वाले सही होंगे।
एन की वैल्यू 5 आ गई, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू प्लस ऑफ माइनस ऑफ भी हो सकती थी, कोई मसला नहीं, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन प्लस ऑफ माइनस ऑफ कुछ भी ले सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को, पूछें क्वेश्चन को। ये थोड़ा मुश्किल सवाल था इसलिए बोल रहा हूँ, बट नामुमकिन नहीं था बट मुश्किल था। नामुमकिन सवाल कोई नहीं होता दुनिया में, सभी सॉल्व होते। सही है, समझ में आ रहा है लॉजिक मैंने क्या लगाई है। तो मैंने कैसे ए ऑप्शन में फ़ौरन से टिक कर दिया कि भाई ये सही है, क्योंकि मुझे पता था बाकी में इनकरेक्ट होने वाला है, क्योंकि करेक्ट सेट पूछा और बाकी शुरू में पता लग गया एन और एल देख कर ही जाने आगे बढ़ना नहीं पड़ा। डी में एन एल तो सही था, लेकिन एम को देखकर पता लग गया कि यार उसमें एस के लिए तो 0 हो ही नहीं सकती ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी 1 तो हो ही नहीं सकती ना, वो सिर्फ 0 ही रहती है। इसके लिए क्वांटम नंबर का टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे तो हो जाएगा, अगर किसी को नहीं आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में है तो उसके लिए चारों क्वांटम नंबर करेक्ट कौन से होंगे? ये तो बहुत आसान है, 4f में है तो बताओ, इजी है यार। फोर्थ मतलब 4f है तो यार ये भी तो ऐसे ही नहीं होगा, n की वैल्यू क्या है, सॉरी b नहीं होगा, ये तीन हो सकते हैं। मुझे क्या पता कि आगे देखना पड़ेगा। l = 3 हो सकता है, नहीं हो सकता ये, नहीं ये भी तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कट गया। सही है, क्योंकि l की वैल्यू 4 आ रही है, 4 तो होती नहीं है, 3 तक होती। अब या तो हमारे पास a होगा या तो हमारे पास c होगा ना भाई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +4 नहीं होती इसकी, क्योंकि आपको पता है +3 +2 +1, सॉरी उल्टा चाह रहा हूँ, -3 -2 -1 फिर 0 +1 +2, ये 7 ओरिएंटेशंस होती हैं एफ सब शेल की। 7 अलग अलग एक्सिस पे पाया जाता है ना, जैसे डी 5 में पाया जाता है तो F7 में पाया जाता है। तो यहाँ पर m की वैल्यू इसकी +4 हो ही नहीं सकती, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। s की वैल्यू तो प्लस ऑफ माइनस ऑफ कुछ भी हो चलेगा। सही है, तो यहाँ पर इसका मतलब जब मैं चेक करूँगा आंसर तो सी आना चाहिए। सही है, समझ में आ रहा है। ये रट्टे वाले MCQs नहीं, उसको याद क्या करके जाओगे घर से, उसको तो पागल हो जाओगे, आधा नफ्सियाती हो जाएगा उसको याद करोगे तो। NLMS कॉन्सेप्चुअल है, मैं भी याद करूँगा, मैं आधा पागल हो जाऊँगा उसको याद करिए, कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ये 2 3 4 5 सर में दर्द पकड़ेगा आपके। तो इसके लिए बस क्या है, एक बार क्वांटम नंबर का लेक्चर आप मेरा देख लो जाके, अगर आपको नहीं आता है इंटर के लेवल का, फर्स्ट ईयर का, वो 1-1.5 घंटे का लेक्चर है पूरा क्वांटम नंबर पर, तो वो देखना पड़ेगा, नहीं तो बैठे रहो फिर 2-3 बच्चे जवाब देते रहेंगे, बाकी बैठे रहेंगे, यही होगा। क्या गलत बता रहा हूँ क्या मैं? क्या A और C सेम है? एक मिनट, m की वैल्यू +4 तो आ ही नहीं सकती ना। हाँ सही है, ओके अब सही है, सही कर लो, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब सही है ना, अब सही सी हो जाएगा, +4 तो हो ही नहीं सकता भाई। अब सही है, सही बताया फातिमा ने, करेक्ट है, थैंक यू, आपने सही बताया। मतलब चाहता हूँ मैं को बच्चा ये भी पकड़े, नहीं तो किसी को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या लिखा हुआ इसके ऊपर। ओके जिसका जब आंसर हमने किया ना तो चेंज हो गया, सॉरी जब अगले स्लाइड में आंसर में गया ना तो वो चेंज हो रहा है। टाइपिंग मिस्टेक फिर भी है, मसला नहीं, कॉन्सेप्ट आ गया ना यार, टाइपिंग में जो है छोड़ो उसको, वो टाइप करते हुए हो जाती है मसाइल किसी से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, व्हाट 3 मेंबर्स इंडिकेट रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द s 3px 3py 3pz ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p पर 3p को खोल लेते हैं, 3px 3py 3pz, तो ये हमारे पास 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे ही हो जाएगा ना ये। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें कौन सी वैल्यूज़ करेक्ट हैं इनके लिए, n की वैल्यू 3 सब में ही है, n की वैल्यू 3 होगी इन ऑर्बिटल्स के लिए, तो अभी कुछ पता नहीं लग सकता, चारों सही हो सकते हैं। l की वैल्यू 0 कटा ये हो सकता है, ये हो सकता है, अभी भी आंसर नहीं पता। मुझे क्या पता, मुझे आगे देखना पड़ेगा, मैं घर से याद थोड़ी ना करके आया हूँ। m की वैल्यू +2, m की वैल्यू 1। अब हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है ना हमारे पास, ये +2 होती है, सॉरी -2 -1
0 +1 +2, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, चूंकि सिर्फ 1 कभी नहीं होती है, इंटीजर्स में होती है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे ही होता है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसका मतलब सी बी ऐसा कैसे? हाँ तो गलत किया मैंने यहाँ पर बेटा, पी ऑर्बिटल है ना, पी ऑर्बिटल है, तुम लोग सुन भी रहे हो ऐसे ही बैठ के, तो बोलो जोर से बोलो ना, मेरे कानों में आवाज़ पड़े। -1 0 +1 होगा ना यार, ये इतने बोले में क्या जा रहा है? मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं गलती कर सकता हूँ, आप बताओगे ना यार। अब आपको पता सर इतनी आसान गलती नहीं करते हैं, ये होता है समटाइम्स, ठीक है, आप बताओ। तो अब यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर इसको +1 कर देते हैं, अब उसके लास्ट डी सही है, तो इंटीजर्स में ही होती हैं वैल्यूज़ इसकी, सही है। तो इस तरह से बी नहीं हो गया, मैं डी समझ रहा था इसको, डी ऑर्बिटल, तो प्लस, तो वो 5 ऑर्बिटल में बना दे रहा था, ऐसे ही था ना, तो गलती कर रहा था मैं, आपने सही कहा, बताया करें गलती हो रही है तो कोई। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट? कौन से सेट जो है वो 4 क्वांटम नंबर का इसमें हमारे पास करेक्ट है? ठीक है, सही है। n की वैल्यू 2 होगी, मतलब अगर सेकंड शेल होगा तो l = 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है? s और p दोनों होंगे ना उसके अंदर। m की वैल्यू -t हो सकती है, फिर नहीं हो सकती, जो कि d थोड़ी ना उसके अंदर है। काटे थे इसको, सबसे पहले कट गया, 3 में मुकाबला हो रहा है, उसमें चेक करते हैं। n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू 2 हो सकती है? नहीं, हो ही नहीं सकती, 1 के आगे जाएगा ही नहीं। डी ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं, हम डायरेक्ट डी बता रहे हैं, आप तो देखते हैं, तो डी ऑप्शन है, सही है। तो n की वैल्यू 2 हो सकती है, तो l की वैल्यू 1 हो सकता है बिल्कुल, और m की वैल्यू 0 भी हो सकती है p ऑर्बिटल के लिए, चूँकि 2 ही 3 ही तो होते हैं, और प्लस ऑफ माइनस ऑफ तो कुछ भी हो सकता है, स्पिन का मसला नहीं होता, 2 ही तो स्पिन है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ कोई भी दे दो, एंड चूँकि कोई परफेक्ट एनालॉजी मौजूद ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है, समझ गए? तो सही बताया डी, जिसने शुरू में बता दिया, समझ आ गई बात। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्वांटम नंबर? मतलब वही प्रिंसिपल एजिमुथल मैग्नेटिक स्पिन के लास्ट से आप करेक्ट ऑर्डर बता दीजिए, आसान है ये तो, SPD ना, वो सही, ओके। पहले साइज प्रिंसिपल बताएगा, शेप एजिमुथल बताएगा, और मैग्नेटिक वो बताएगा ओरिएंटेशन, स्पिन भी होता है, नहीं डालो तो मसला नहीं, बाकी सारे रैंडम आगे पीछे हुए हैं, बाकी ऑप्शन ऐसा ही है, ओके। नेक्स्ट है, व्हेन 5d ऑर्बिटल इज कंप्लीटेड। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास स्टार्ट हो गई है, इसके MCQs शुरू हो गए, जो क्वांटम नंबर के बहुत सारे MCQs कर लें, काफ़ी हैं इतने। यस, 5d के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 6p में जाता है, पक्का चेक करें, सही है, सी 6p में जाता है, ये मना नहीं रहा मैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन के गिवन सबशेल। डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता है, 1s 2s 2p, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं एनर्जी इंक्रीज होती रहती है, अकॉर्डिंग टू ऑफ वो प्रिंसिपल। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ऐसे ही चलता है ना। और हमें ऑफ वो प्रिंसिपल हमारा कहता है, ऑफ वो प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। तो 1s की एनर्जी कम होती है 2s से, 2s की कम होती है 2p से, 2p की कम होती है 3s से, 3s की कम होती है 3p से, 3p की कम होती है 4s से, 4s की कम होती है 3d से। तो अब आपको यहाँ पर उल्टा ऑर्डर शायद शो करना है ना, तो बताओ कौन सा ऑर्डर सही? मतलब ये यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको डिसेंडिंग शो करना है, तो उल्टा चल जाओ किसी भी ऑर्बिटल में। 3p सी ऑप्शन, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता लग रहा। लो, आंसर ही नहीं, दिखना पड़ेगा, इसका आंसर नहीं है भाई, चेक करना पड़ेगा। देखते हैं भाई, नहीं करना है ऐसा, n+l लगा लो तो भी पता लग जाएगा, ठीक है। इसकी हो गई 5s 5 हो गई, 3 + 2 5 हो गई, 3p 4 हो गई, 4p 4 हो गई। तो 5s की एनर्जी ज़्यादा होती है 3d से, ये तो सही है। 3d की ज़्यादा हो 3p से, ये भी सही है। 3p की ज़्यादा 4s से नहीं होती है, क्योंकि जब n+l वैल्यू सेम होता है, जिसकी n ज़्यादा होती है उसका ज़्यादा होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना भाई। वह आप ऐसे भी देख सकते हो, मैं अलग तरह से देख रहा हूँ, n+l से। आप ऐसे देखो, मैं n+l से देखता हूँ। ये हो गया 5 + 0 5, ये हो गया 3 + 2 5, 5s की ज़्यादा होगी, सही है, सही चल रहा है।
4s की 4 बिल्कुल सही चल रहा है। 3p की हो गई 3 + 1 4, 4s की ज़्यादा हो गई 3p से, बिल्कुल सही। आई थिंक सी करेक्ट होना चाहिए ना। बाकी में ऑर्डर आपको पता है मिसमैच होगा। सी जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। पता मैंने चक्कर आप कुछ ने नीचे से देख कर बताया, मैंने n+l से बताया, क्योंकि आपको पता है ये ऑफ प्रिंसिपल n+l को ही फॉलो करता है ना भाई। ये n+l रूल के बराबर ही होता है ना, पता है सबको। n+l रूल को फेडरल बोर्ड में कहते हैं विस वाइजर रूल। तो विस वाइजर रूल इसी को कहा जाता है फेडरल बोर्ड में, हम लोग सिंध बोर्ड में कहते हैं n+l रूल, एक ही बात है। सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बताएं। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द azimuthal quantum numbers L = 1 and 2 are respectively। ग्राउंड स्टेट क्रोमियम की देखते हैं। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड नहीं, क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। एक्साइटेड स्टेट नहीं करना है, चूंकि आपसे यहाँ पर बोले ग्राउंड स्टेट चेक करें क्रोमियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 24। देख लिया, सही है। वो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर L = 1 और L = 2 होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं L = 1 किस किस का हो सकता है और 2 किस किस का हो सकता है। तो ये हमारे पास L = 0 है, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको लेना है, इसको छोड़ दें, इसको लेना है, इसको छोड़ दें, इसको लेना है। सही है, बात समझ में नहीं आई। अब इलेक्ट्रॉन गिन लें कितने होंगे यहाँ पर। 6 इधर, 6 और 6 12, 12 और 4 ओके। अच्छा, मतलब आपसे मतलब एक एक करके पूछ रहे हैं ना। L = 1 के कितने हैं, तो यहाँ पर फिर ये हमारा L = 1 हो गया, ये हमारा L = 1 हो गया। तो 6 6 12 इसके हो गए और ये L = 2 हो गया, इसके 4। तो क्या आ रहा है आंसर, यही आ रहा है। इसी तरह निकलेगा ये हमारा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसका 1 और 2 है उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 12 और 4 होंगे। यकीनन यही आंसर होगा। 12 और 5 पागल हो गए, उन्होंने बोला कुछ है और कर कुछ नहीं यहाँ पर ना, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में यही कॉन्फ़िगरेशन होती है, ग्राउंड स्टेट में यही होती है। तो या तो यहाँ पर इसको क्या करें, इसको एक्साइटेड स्टेट करें और यहाँ पर 1 कर लें और यहाँ पर 5 कर लें, तब जाकर डी होता। क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, समझ गए। तो इतना कॉन्सेप्ट सबको आता है, ये नहीं कि मैंने उसको घुमा के ऐसा बना दिया, ये है ही ऐसा। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से सवाल चेंज कर दूँ कि आंसर की तरह खींच कर ले आऊँ। ये मेरा ना, मैं आपको बोलता हूँ खींच के लाओ आंसर, पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, नहीं आ रहा, तो मतलब आपको MCQs नहीं आता। खींच खाच के आंसर आ रहा है तो क्या आ रहा है, बेकार आंसर है वो। तो जहाँ एक नया सवाल आएगा फंसोगे, तो इस तरह से नहीं लाना चाहिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर, अगर वहाँ एक्साइटेड होगा तो फिर डी होगा और ग्राउंड होगा तो फिर ए होगा। ऐसे ही ना भाई, इतना कॉन्सेप्ट सबका है, क्लियर है। या आपके पास कोई और लॉजिक है इसको पेश करने के लिए इस बात को, सही बात है ना, ठीक है। यही पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने। Which of the following electronic configuration is not possible? कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा फेडरल बोर्ड में इसी तरह से करके देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन अलग स्टाइल में होता है ये। देखो हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, 1 2 3 4 5 6। मतलब क्रिप्टॉन के आगे से जब ये कहेंगे ना, मतलब इसके लिए n की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3, इसके लिए n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 6। अगर रेडॉन से आगे बढ़ेंगे तो n की वैल्यू 7 8 आ सकती है, 6 से नीचे नहीं जा सकती। ऐसे है ना भाई, मतलब रेडॉन की कॉन्फ़िगरेशन तक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के आगे की कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से आपने कभी देखा होगा, ऐसे भी लिखा होता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बट फेडरल और पंजाब में ऐसे लिखा होता है, सिंध में ऐसे नहीं पढ़ते हम, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, वैसे ही इंटरनेट में गूगल में ऐसे ही लिखा होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ पर क्रिप्टॉन, बेटा क्रिप्टॉन क्या है, n = 4। देखें अब यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टॉन हमारा जो है ना वो n = 4 है ना, इसका मतलब 4th शेल में आता है, 4th शेल में आता है। तो इसकी n की वैल्यू जो है ना यहाँ पर, मतलब 4th शेल में आता है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो s ऑर्बिटल 5 वाला ही आएगा। सिंपल सी बात है, जो कि उसके आगे बढ़ेंगे तो 5 6 7 ये आ सकते हैं। तो ये हमारे पास ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी देखते हैं जिनॉन। जिनॉन यहाँ पर क्या है, n = 5। अब अगर n = 5 है, n = 5 अगर है, तो यहाँ पर हमारे पास अगला आ सकता है 6s आ सकता है, 6x आया हुआ है, 5d भी आ सकता है और 4f भी आ सकता है। हाँ, ये तीनों आ सकते हैं।
चलो आर्गॉन देखते हैं। आर्गॉन हमारा n=3 है, उसका फोर्थ शेल आ सकता है। हाँ तो सही है ना, मतलब करेक्ट है भाई। n= अगर ये 5 है ना तो 6s आ सकता है ना इसमें, आगे उससे बढ़ेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में। और इसका n=3 है, थर्ड पीरियड में हमारे पास आता है आर्गॉन, तो इसमें 4s आ सकता है ऑर्बिटल, 4s आ रहा है। लेकिन जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का क्या है, n=4 है। अब अगर n=4 है तो इसके आगे जब कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाएंगे तो 5s आ सकता है, 4s कभी भी नहीं आ सकता। इस लिहाज से यहाँ पर सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया कि इनकरेक्ट ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पता आप इसको किसी और लॉजिक से कर लें, मेरे पास ये लॉजिक बन रहा है इसका, ठीक है ना। तो फिर ये थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने की आदत नहीं है, ऐसे 1s to 2s to 2p6 ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। आप उस तरह से भी बना कर देखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद पता है कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल आ रहा है और मैं आदत नहीं है मेरी मुश्किल कॉन्सेप्ट देने की, बट यहाँ मजबूरी है, ठीक है। वरना सारे कॉन्सेप्ट आसान है, अभी तक ये एक मुश्किल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि थोड़ा लॉजिक दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर कि फोर्थ शेल है ना, तो अब फोर्थ शेल से आगे बढ़ेंगे तो 5th s का ऑर्बिटल आ सकता है, 4s दोबारा से नहीं आ सकता। तो वहाँ पे फोर्थ शेल से आगे बढ़ रहे हैं तो 4s दोबारा आ जा रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन में 4s, जब फोर्थ शेल से आगे बढ़ेंगे तो 5s आ सकता है, 4s 3s 2s कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका होता है पीछे। उसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, उसको पता है मैं क्या बात बता रहा हूँ। अगर वो करना जिम्मा में दौड़ा रहा है 1s to 2s to 2p6 तो आपको पता लग जाएगा क्या बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी आर दिस एंड दिस, को वही लिखा हुआ है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए बी एंड सी। तो आसान है, बड़ा आसान है। 2s1 3s1 4s1, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। आयनाइजेशन एनर्जी की करेक्ट वैल्यू क्या होगी, ये तो यार ग्रुप ट्रेंड है ये, आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड। सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन किसको निकालना होगा, सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा, सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन किसका निकल सकता है, 4s1 का निकल सकता है, और सबसे मुश्किल से 2s1 का निकलेगा, ऐसा ही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन का सी बी होगा ना, सी की ज़्यादा होगी बी से, बी की सी की ज़्यादा होगी बी से, उल्टा बोल रहे हो बेटा, ए होना चाहिए ना। अरे अल्लाह अकबर, ये ए है भाई, ये बी है और ये सी है। अब बोलो ए होगा ना भाई, रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है, तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल होगा, इसका और आसान, इसका और आसान। तो ए की ज़्यादा होगी आई पी बी से, बी की ज़्यादा होगी आई पी सी से, तो यकीनन ए ऑप्शन होना चाहिए इसका। सही है, क्लियर है, लंबा चौड़ा सवाल है बट है आसान। विच सेट हैज़ सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सा सेट ऐसा होगा जिसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन ही है Fe+2 और Mn+2, आयरन +2। आयरन कितना होता है 28 26, ऐसे ही है ना 26, आखिरी में देख लो यार सिर्फ इसका, ठीक है। ये हो जाता है हमारा 4s2 3d6 होता है ना, 8b ग्रुप का होता है, ऐसा ही है बेटा। तो डी में आगे जब हम इसको खोलेंगे तो डी में एक अनपेयर्ड आएगा, एक ही अनपेयर्ड आएगा ना। डी को खोल लो अगर, तो बल्कि नहीं एक से ज़्यादा आएंगे, सॉरी। डी को खोलते हैं, 3d के 5 है ना, 3d है तो इसके हमारे पास यहाँ पर 5 है। अच्छा, +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो आपको पता है 4s से पहले निकल जाता है, फिर 3d से निकलता है। तो यहाँ पर 0 इधर हो गया, तो इधर तो 0, हाँ यहाँ पर लेकिन कितने हैं, वहाँ पर हमारे पास 6 मौजूद हैं। तो जब 6 बनाएंगे इसको ऐसे करके, तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्लोली करना पड़ेगा उसको, 1 by 1 चेक करना पड़ेगा। Mn+2 मैंगनीज, मैंगनीज हमारे पास क्या होता है, इसको बना लेते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस, कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक। अब इतना कौन बार बार चेक करेगा, ठीक है। तो S2D1 S2D2 S2D3 S2D4 S2D5 S2D6 S2D7 S2D8 S2D9 S2D10, ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है लगभग, पढ़ा होगा आपने चैप्टर 5 में। मैंगनीज +2 मतलब डी में 5 अनपेयर्ड, पहला ख़त्म, कट गया, ये तो नहीं है 100%। ये 5 अनपेयर्ड आएंगे ना, चेक कर लो। डी में 2 Mn+2 का मतलब क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो डी में 5 अनपेयर्ड हो गए, एक एक करके लेंगे ना हॉन्स्टूल के अकॉर्डिंग, तो 5 अनपेयर्ड। तो ये तो 100% नहीं है, बी चेक कर लेते हैं। Fe+3, Fe+3 का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक डी से निकलेगा, तो कितने हो गए इसके 5 अनपेयर्ड हो गए। Mn+2 में 5 हो गया, सी है ऑप्शन,
नहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं आगे, समझ में आ रही बात। तो टाइम वेस्ट करे क्या फ़ायदा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, बस ये याद रखना है, जब चार्ज लगा होता है, इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हैं तो 4s में पहले फिल करते हैं, 3d में बाद में फिल करते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है एटम के अंदर से तो लास्ट शेल से पहले निकलता है, तो 4s से पहले निकलता है। अगर किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट पे +2 चार्ज लगा है तो उसका कतई मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन 4s से निकला है, 3d से नहीं निकला। ऐसे ही होता है ना भाई, यही रूल है जो कि पढ़ा था उसको n+l रूल 4 वो प्रिंसिपल इसी के अंदर। तो कहने का मकसद यहाँ पर जब Fe+2 था तो ये d से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, s से निकालना है। वैलेंसी इसी तरह से पढ़ाई थी ना भाई, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर जब पढ़ा था तो ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि पहले s से इलेक्ट्रॉन खींचो फिर d से निकालो एक एक करके, या पहले d से निकाल देते थे। पढ़ा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 4s से पहले निकलता है, नहीं पढ़ा है ना, तो वही तो कर रहा हूँ और क्या कर रहा है, समझ गए। अब पढ़ने के लिए इतनी चीज़ें, अगर मैं अपने लेक्चर की बात कर लूँ, सिर्फ जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, तकरीबन 4000 घंटे का तो लेक्चर है सिर्फ केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर के, 4000 घंटे कैसे पढ़ोगे। तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट सारा नहीं आ सकता, कुछ तो आए। नहीं लाओ 25 में से 25 बाय 24 23 22 तो लाओ एनईडी में यार, नहीं लाओ पूरे वो 54 नहीं लाओ यार, 53 52 51 तो लाओ। अब चलाता है 35 34 30 28, अब ये उसमें गुस्सा आता है, ये क्यों ला रहे हो यार। भाई मुझे पता है आप नहीं देख सकते, हर लेक्चर नहीं देख सकते ना, हर लेक्चर पढ़ सकते हैं, बट कुछ तो करें। सी वाला दोबारा बताओ कैसे आया है ये सी, चलो देख लेते दोबारा। ठीक है, देखो दोबारा बताता हूँ, सवाल हुआ है कि सर दोबारा से रिपीट करें। Fe+3, तो Fe क्या होता है हमारा 4s2 3d6, ये होता है, ये पता है। एंड में यही आता है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं 4s2 3d6 यही आता है। आप चाहो तो 26 एटॉमिक नंबर होता है, उसको निकाल के भी चेक कर लो, ऐसे ही होता है ना भाई, 28 सॉरी। तो यहाँ तक हमारा 30 हो जाता है, सॉरी यहाँ तक हमारा 20 हो जाता है, और 26 ईयर्स और 6 यहाँ पर आ जाता है, सही 26। ये हमारा हो गया आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयरन Fe, ठीक है। और मैंगनीज यहाँ पर क्या है हमारा, ये रहा, तो 4s2 3d5 होता है, ऐसे है ना भाई। अब अगर हम यहाँ पर आयरन की कॉन्फ़िगरेशन +3 है ना, +3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला 0 हो गया, और यहाँ से 1 निकाला ये 5 हो गया, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पर आ गए। तो फिर जब हम डी में लगाएंगे इसको ना, ऐसे करके डब्बा बना के, ऐसे डब्बा बनाते हैं ना, ये हमारे पास अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, x y y z z x s स्क्वायर माइनस i स्क्वायर z स्क्वायर। तो कैसे लगाएंगे, हुंडसुल क्या बोलता है, पहले सिंगल लगाओ फिर डबल करो, पहले सिंगल लगाओ फिर डबल करो, सिंगल ही 5 लेकर डबल करने की जरूरत ही नहीं, तो 5 अनपेयर्ड आ गया, ओके। +2 तो बस यहाँ से S से निकल गया 0, तो D में फिर 5 लगाओगे तो 5 अनपेयर्ड आ गया। तो यहाँ पर Fe+3 फेरिक आयन और Mn+2 आयन, इन दोनों में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेम, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि लास्ट सेल में पाया जाता है, तो पीछे देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझ में बात आ गई वो मसला। तो आगे आके सवाल थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, डॉक्टर लेवल के आते हैं। शुरू में तो यार बच्चों के लेवल का आता है, उसको बन के डॉक्टर बनोगे क्या, उसको पढ़ के बताओ अज़ीमुथल क्वांटम नंबर किस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, ऐसे पूरा पाकिस्तान आधी आबादी डॉक्टर बन जाए, इतना आसान सवाल देना शुरू कर देते। नहीं बनते इस वजह से कि टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल बनेगा ना यार। आगे देखो ज़रा, इसको बताओ, इतना बड़ा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल अनकम्बाइंड स्टेट ऑफ एलिमेंट। इनमें से किस एलिमेंट में कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल अनकम्बाइंड एटम ऑफ एन एलिमेंट। कार्बन का 6 है, मतलब क्या, चलो कर लेते हैं 1s2 2s2 2p4, नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आएगा ना इसमें, पेयरिंग आ रही है, देखते हैं ऑक्सीजन देखते हैं, 1s2 2s2 2p6, इसमें भी आएगा पेयर्ड। नियॉन में क्या होगा, नियॉन का 10 है ना, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, यही होगा पक्का। मैग्नीशियम, दैट्स 1s2 2s2 2p6, पता नहीं, हाँ 6 7 8 9 10 के, सॉरी अब सही है।
2 6 7 8 ओके सॉरी, सही है, अब सही है। 1s2 2s2 2 2 4 और 2 6, अब सही है। भैया बता दो आप मुझे। ओके, मैग्नीशियम 12 हो रहा है, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 6 7 8 9 10, अब सही है 12। ओके, अब यहाँ पे सवाल क्या कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर होना चाहिए था नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आई थिंक सो, या नहीं। अगर हम अनपेयर्ड की बात करें, हाँ ओके, मतलब कह रहे हैं कि इनमें से किसकी कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा। तो आपको इनमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखेगा आप बताएं। बल्कि ए में भी दिखेगा और बी में दिखेगा, दोनों में दिखेगा। यहाँ पर देखो, इधर पे अनपेयर्ड दिखेगा ना भाई, 2 अनपेयर्ड दिखेंगे। यहाँ पर कितने दिखेंगे, 1 अनपेयर्ड दिखे, 4 कहाँ से, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो 1 2 3 4, हाँ 2 दिखेंगे इसमें भी, जब 4 लगाएंगे तो इसमें P6, इसमें 0 अनपेयर्ड दिखेंगे ना, कुछ भी नहीं आएगा। और 3s2 इसमें भी 0 अनपेयर्ड दिखेंगे। सवाल क्या कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल अनकम्बाइंड एटम। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, जिसमें कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपको ऑक्सीजन में भी नहीं मिला 2 जगह पर। हाँ, यहां पर ये कह सकते हैं इस तरह से, नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट, तो कुछ बनता है बात, अगर इसको सही कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, एक सेकेंड जी बोलें, कुछ कह रहे हो, अनपेयर्ड नहीं होंगे ए में, तो 2p2 हुंडस्टूल लगा लो ना, हुंडस्टूल तो लगेगा तो नहीं लगेगा, हुंडस्टूल लगेगा तो 2 अनपेयर्ड नहीं आएंगे पी में, चेक करो कैसे। वो तो बाद में जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तब होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। चेक करो ना, 2p2 जब है तो 2 अनपेयर्ड तो आने हैं, एक px1 पे एक py1 पे, ऐसा ही है ना। सवाल मैंने चेंज कर दिया, अब सही हो गया, वरना जवाब निकलता ही नहीं बेटा, क्या मतलब हो जाती तुम्हारी, लेकिन जवाब नहीं आता। अब जवाब आएगा कि किसके वैलेंस शेल में कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब यहां पर देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, p4 जब करेंगे तो पेयर्ड आ गया, यहां पर तो पेयर्ड आ ही रहा है, सारा पेयर्ड हो जाएगा तीनों, और यहां पे भी पेयर्ड, सिर्फ ये ऐसा है जहां पर px py जब लिखेंगे तो फिर, और pz लिखेंगे तो 1 1 0 आएगा, तो कोई पेयर्ड इसके वैलेंस शेल में नहीं आएगा। इस तरह से तो यही चीज़, तो सवाल चेंज करना पड़ेगा वरना आंसर नहीं आएगा। 3 अनपेयर्ड तब होगा जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जब कार्बन हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन पी पे जंप मारेगा तब होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक मिनट, कार्बन 6 है, 1s2 2s2 2 2 4 5 6, ऐसा ही है ना भाई। ओके, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, सही है, पूरा देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ 0 दिख गया। यहाँ पर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके वैलेंस सब शेल के अंदर, मतलब 2p के अंदर नहीं है इस तरह से, बाकी सब में पेयर्ड दिख रहा है, यही चीज़ है ना। इसके अलावा सवाल बनेगा ही नहीं है अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाएंगे तो, समझ गए। क्योंकि बाकी देखो इन दोनों में अनपेयर्ड आ रहे हैं, इन दोनों में पेयर्ड आ ही रहे, मतलब सही है। तो सवाल चेंज हो सकता है, मुश्किल सवाल आते हैं, इसमें कुछ स्टेट्स हैं, मसला स्टेटमेंट में है। ठीक है, गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ ज़रा, ऐसे ही बता सकते हो, उसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, तलम्बा कौन करता है कन्फिग्रेशन, ऐसे ही बता दो।